बजट सत्र 2026 की शुरुआत आज से यानी 28 जनवरी से हो गई है। बजट सत्र भारतीय संसद के सबसे महत्वपूर्ण सत्रों में होता है। इसके चरण क्या होते हैं? ये चरण अगर आपने जान लिए तो आप पूरे बजट सत्र को ठीक से समझ जाएंगे। सबसे पहले बजट सत्र के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। बजट सत्र में 2 चरण होंगे। इसके पहले चरण की शुरुआत 28 जनवरी से आज से हो गई है और ये 13 फरवरी तक चलेगा। साथ ही इसके दूसरे चरण की शुरुआत 9 मार्च से होगी और फिर ये 2 अप्रैल तक चलेगा। ये गैप इसके अंतर्गत क्यों आता है? ये गैप इसलिए आता है क्योंकि जब केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है तो केंद्रीय बजट के प्रस्तुत होने के बाद अलग-अलग मंत्रालयों की जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होती है, उसकी विभागीय जांच की जाती है। जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, वो उसकी विभागीय जांच करती है और उस दौरान संसद एक अवकाश पर रहती है। इसलिए आप बजट सत्र में एक गैप देखेंगे, एक संसदीय अवकाश की स्थिति देखेंगे। इस बार जो बजट सत्र होगा उसमें 30 बैठकें होंगी और 30 बैठकों के अलावा जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है उसने 9 पेंडिंग बिल भी लिस्ट किए हैं, जैसे सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड, इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अमेंडमेंट बिल, ये भी इस दौरान प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। लेकिन इसके चरण क्या होते हैं, यानी किस प्रकार से आप पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं, फिर बजट आता है, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, फाइनेंशियल बिल। तो इसके चरणों को समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए, आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद अगर आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाकर के जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने पर ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ेगा। साथ ही इसके संबंध में जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 3 फरवरी से, इंग्लिश का बैच 4 फरवरी से और हिंग्लिश का बैच 5 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। एडमिशन लेने के दौरान अगर आपको इस फीस में भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप एक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड होगा मनीष। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इस बैच की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में यह भी शामिल है कि जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी ताकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत न हो। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी रहेगा। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, तो इसमें अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 आपको कॉल कर लीजिएगा, सारी चीजें वहां पर समझा दी जाएंगी अगर कोई भी डाउट होगा। बजट सत्र के जो चरण होते हैं अगर आपने उसको समझ लिया तो आप पूरा बजट ही एक तरह से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि कुछ बिल भी पेश किए जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, केंद्रीय बजट का प्रस्तुतिकरण और आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतिकरण। तो बजट सत्र में सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे 28 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई है तो सबसे पहले राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं, उनका अभिभाषण होता है। और उसके बाद अगले दिन यानी 29 जनवरी को क्या होगा, 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, जो वित्त वर्ष 2025-26 है उसके आर्थिक प्रदर्शन की एक समीक्षा होती है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक इंडिकेटर्स भी प्रस्तुत किए जाते हैं और भविष्य का एक आउटलुक भी इसमें प्रस्तुत किया जाएगा। इसको वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। और किसके नेतृत्व में तैयार किया जाता है, भारत के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं उनके द्वारा इसको प्रस्तुत, उनके नेतृत्व में इसको एक तरह से तैयार किया जाता है। और फिर क्या होगा, फिर 1 फरवरी को सामान्यतः क्या किया जाता है, केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और वो लोकसभा में इसके संबंध में एक भाषण देते हैं और वो भाषण ही वस्तुतः बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। औपचारिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में
बजट प्रस्तुत किया जाता है। ये आपका एक तरह से बजट प्रस्तुतिकरण हो गया। और उसके बाद बजट पर एक जनरल डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन होगा। और जनरल डिस्कशन के दौरान सदस्य क्या होंगे, बजट के सिद्धांतों पर, उसकी नीतियों पर चर्चा करते हैं। लेकिन इस दौरान कट मोशन प्रस्तुत नहीं किए जाते और न ही अनुदान की किसी तरह की जो डिमांड होती है, अनुदान की मांग होती है, उस पर मतदान भी नहीं होता। यानी एक तरह से बजट पर मतदान भी नहीं होता है। एक तरह से अनुदान की मांग छोड़ दीजिए, बजट पर मतदान इस दौरान नहीं होता, कट मोशन प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। तो सामान्यतः बजट की जो सिद्धांत होते हैं, उनकी जो नीतियां होती हैं, उस पर चर्चा होती है। और फिर एक लंबा अंतराल आता है जिसको हम संसदीय अवकाश कहते हैं। संसदीय अवकाश क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग मंत्रालयों की जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होती है, उसकी विभागीय जो जांच है वो की जाती है स्टैंडिंग कमिटीज के द्वारा। जो विभागीय स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, वो अलग अलग मंत्रालयों की जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होती हैं, अनुदान की मांग होती है, उसकी जांच करती है, जिसमें सामान्यतः 3 से 4 सप्ताह का समय लग जाता है। तो स्वाभाविक है कि इस दौरान संसद क्या है, अवकाश पर रहती है। जो जो ये टाइम आप देख रहे हैं ना, 14 फरवरी से 8 मार्च तक का, इस दौरान यही काम होने वाला है। इसकी विभागीय जांच हो जाती है और फिर ये पूरी एक संसद के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती हैं। अगर रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाती है तो फिर उसका अगला चरण स्वाभाविक रूप से क्या होगा कि उन अनुदानों की मांग पर क्या होगी, डिमांड्स फॉर ग्रांट पर क्या होगा, मतदान होगा। लोकसभा में ये मतदान होता है और हमारे देश के संविधान का जो आर्टिकल 113 है उसके अंतर्गत ये मतदान होता है। तो इस पर मतदान हो जाता है। और मतदान जब हो जाता है तो फिर क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत किया जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, विनियोग विधेयक होता है। आप ये जानते हैं कि हमारे देश का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, उससे धन निकालने के लिए जरूरत किस बात की होती है, उससे जरूरत होती है कि आपको एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा, तभी आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या निकाल सकते हैं, धन निकाल सकते हैं। और फिर पेश किया जाता है एप्रोप्रिएशन बिल, आर्टिकल 114 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। और फिर क्या आता है, फाइनेंस बिल आता है। फाइनेंस बिल किसके अंतर्गत आता है, 110 के अंतर्गत आता है। वित्त विधेयक 110 के अंतर्गत आता है। यानी अपने आप में क्या होता है, धन विधेयक। धन विधेयक को पारित करने में विशिष्ट भूमिका किसकी, लोकसभा की। राज्यसभा की भूमिका उसमें बहुत नगण्य होती है। वो कुछ सुझाव दे सकती है, लोकसभा को पूरा अधिकार है, सुझाव माने ना माने। तो राज्यसभा की जो एक तरह से भूमिका है बहुत सीमित इसके अंतर्गत होती है। और जब ये मुख्यतः लोकसभा से पारित हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा से तो ये पारित करना ही पड़ता है, राज्यसभा इसको नहीं रोक सकती। और जब राष्ट्रपति का एसेंट मिल जाए तो ये एक तरह से अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत किस तरह के जो दस्तावेज हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट में अगर आप देखेंगे तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमारे देश के संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और आर्टिकल 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो यही वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, अपने आप में एक बजट है। तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट एक तो पेश किया जाता है। दूसरा क्या होता है, अनुदान की मांगों से संबंधित जो डॉक्यूमेंट होता है, दूसरा ये प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा एप्रोप्रिएशन बिल से संबंधित डॉक्यूमेंट और चौथा फाइनेंस बिल से संबंधित डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है। ये एक तरह से 4 डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा FRBM एक्ट है, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 है, उसके तहत अगर हम देखें तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हमारा जो फिस्कल टारगेट है वो कितना है, वो GDP का कितना होना चाहिए, हमारा राजकोषीय टारगेट है GDP का राजकोषीय टारगेट 4.5% है इसके अंतर्गत। लेकिन इसी फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत जो बजट सत्र है उसमें कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स भी एक तरह से रखे जाते हैं। वो स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो रखा जाता है व्यापक आर्थिक ढांचा वक्तव्य, यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है वो रखा जाता है, वक्तव्य रखा जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या जो व्यापक आर्थिक संभावनाएं हैं भारत की, उनको प्रस्तुत कर दिया जाता है। दूसरा रखा जाता है राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य, यानी जो फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट है वो रखा जाता है और उसके अंतर्गत हमारे देश के राजकोषीय
जो लक्ष्य है, एक तरह से रणनीतियां हैं, उनको प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा तीसरा होता है मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य। इसके अंतर्गत 3 वर्ष का जो हमारा राजकोषीय लक्ष्य और रणनीति है, एक प्रकार से उसको प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट भी है। ये पूरी प्रक्रिया आपने समझ ली होगी। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल 110, आर्टिकल 113, आर्टिकल 114 काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपने देख लिया होगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से वस्तुतः ये चरण ही समझाने चाह रहे थे आपको। और साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि कुछ बिल भी पेश किए जाते हैं, जैसे लोकसभा की सेक्रेटेरिएट के द्वारा नो पेंडिंग बिल को बताया गया है, जो इस सत्र में रखे जाने की उम्मीद है, जैसा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अमेंडमेंट बिल, ये रखे जाने की उम्मीद है। और भी जो कई विधेयक हैं वो रखे जाने की उम्मीद है इस सत्र में। अब एक प्रश्न है आपके लिए, बजट सत्र के दौरान अनुदान की मांगों पर मतदान किस सदन में होता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदन या संयुक्त सत्र। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।